शून्य कोटि और प्रथम कोटि का अपन डिस्कस किया था। अपन उसके अंदर ये देख रहे थे अपन को प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात थी। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें अपन को अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं है, तो अपन उसके लिए एक समीकरण निकालेंगे। उसको अपन हेडिंग देते हैं अंतराल समीकरण। क्या देते हैं हेडिंग? अंतराल समीकरण। तो अंतराल समीकरण में क्या आता है वो शुरुआत करते हैं अपन। तो अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो लास्ट रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था? T इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। अब अंतराल समीकरण में उसी समीकरण को काम में लेंगे अपन। तो सबसे पहले तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पर, अंतराल समीकरण अपन कब लिखते हैं, कब काम में लेते हैं? कि जब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पता नहीं होती है या ज्ञात नहीं होती है, पता नहीं होती है, तब T1 एवं T2 समय पर अभिकारकों की सांद्रता, तब T1 और T2 समय पर X1 एवं X2 मात्रा काम में लेते हैं। तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि T बराबर 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 देके अपन शुरुआत करते हैं। अब जब समय T1 एवं मात्रा X1 हो तो यहाँ T1 लिख देंगे 2.303 अपॉन K1 करेंगे log 10 बेस A अपॉन A माइनस X1 लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। जब वापस अपन देखते हैं, अपन दो अलग अलग समय लिया था ना यार, T1 T2। अब समय T2 लेंगे। जब समय T2 एवं मात्रा X2 हो तो क्या आ जाएगा? T2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस A अपॉन A माइनस X2। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे अपन। क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या आएगा? T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू क्या है? 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस A अपॉन A माइनस X2। घटा इसको रे T1 को, तो इसका भी क्या आएगा वैल्यू? 2.303 अपॉन K1
log 10 बेस a अपॉन a माइनस x1, ये आ गया। अब इससे आगे चलेंगे अपन तो क्या करेंगे कि T2 माइनस T1 को ऐसे रहने देंगे। यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बच गया अपने पास? log 10 बेस a अपॉन a माइनस x2 माइनस log 10 बेस a अपॉन a माइनस x1, ये आ गया। अब यहाँ पर ये दिख रहा log m और ये दिख रहा log n, यह ना माइनस वाला है तो अपन इसको डिवाइड में लिख देंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस a अपॉन a माइनस x2 और डिवाइड बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, a माइनस x1 ऊपर आ जाएगा और a क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा डिवाइड में। चलो a से a कैंसिल कर देंगे, या T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, ये लास्ट समीकरण अपने पास आ गया किसका? जिसको अपन बोलते हैं अंतराल समीकरण। यानी जब अपने पास किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं होती है तब अपन इस समीकरण का उपयोग करते हैं। तो इस समीकरण में अपन ने क्या देखा? सबसे पहले कंडीशन देखी कि अभी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अपने पास है नहीं दी हुई, तब अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समीकरण आया था लास्ट, उस समीकरण को काम में लेके आगे चल रहे थे। उस समीकरण में अपन क्या देखे? दो अलग अलग समय लिया था और अलग अलग मात्राएं ली थी। पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण क्या आया था आपके पास? T इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। जब समय अपन मान लो T1 ले लेंगे और मात्रा अपन x1 ले लेंगे तो t की जगह T1 ले लेंगे और x की जगह x1 ले लेंगे। जब समय वापस t की जगह अपन T2 लेंगे और x की जगह x2 लेंगे तो दूसरा समीकरण आ जाएगा। इस प्रकार अपने पास T1 और T2 के दो समीकरण आ गए थे। फिर उनको अपन ने क्या किया? माइनस किया आपस में। क्या किया यहाँ पर? माइनस। तो माइनस करके लिख दिया अपन ने। फिर इनमें अपने पास क्या कॉमन आ रहा है कि 2.303 अपॉन K1 कॉमन आ रहा है, इसको अपन ने बाहर लिख दिया, कॉमन लेकर बाहर लिख दिया। फिर अपने पास ये जो समीकरण आया था तो ये वाला सूत्र आता है log m माइनस log n बराबर क्या लिखते हैं अपन? log m अपॉन n। ये सब log 10 बेस के लिए सूत्र होता है। 10 बेस ले लो चाहे e बेस ले लो, कोई भी बेस ले सकते अपन। तो log अपन लिखेंगे ऐसे log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये वाली मात्रा ऊपर चली जाएगी और ये वाली मात्रा क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। जब डिवाइड वाला है उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो अब इसके बाद में a से यहाँ पर a कट गया, जो लास्ट बच गया ये क्या कहला रहा? अंतराल समीकरण। यानी अपन ने अभिक्रिया की कोटि में दो डेरिवेशन किया था, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का किया था, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया किया था। और फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अपन आगे चले थे, अपन ने अंतराल समीकरण निकाला। अब अपना टॉपिक चेंज करते हैं, संघट्ट सिद्धांत। थोड़ा थ्योरी का है लेकिन समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये थे मैथमेटिक्स के टॉपिक, कौन कौन से? शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो इनके ऊपर यानी चाहे शून्य कोटि हो चाहे प्रथम कोटि हो, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इनके ऊपर डेरिवेशन आ सकते हैं, इनकी अर्ध आयुकाल को सीधा पूछा जा सकता है। कुल मिला के इन दो टॉपिक में से कोई न कोई क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया और प्रथम कोटि का अभिक्रिया, इन दोनों को आप अच्छी तरह
याद कर लें, अच्छी तरह इनको रीमेमोराइज करें। आप रफ में लिख रहे हैं, अभी नोट्स अपने खुद बना रहे हैं, और जब PDF आपको भेजा जाएगा तब उससे वापस आप टैली कर लेंगे, आपने जो बनाया उसमें आपने कोई गलती तो नहीं की है। और जब वापस आप बनाओगे तो आपके पास डबल स्टडी हो जाएगी, है ना, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। और जब उसको 1-2 बार वापस आप देख लोगे तो फिर भूलने का तो नाम ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसके लिए आप अच्छी तरह ऑनलाइन क्लास का आनंद लें और सीखते रहें। किसी प्रकार की समस्या हो तो ग्रुप में ज़रूर डालें, तो हमें भी पता लगेगा भाई आप ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा हम ही बोल रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं खाली। आपकी जब इच्छा हो तब आपने देख लिया, वीडियो देख के छोड़ दिया, कोई इंटरेस्ट लिया नहीं आपने, तो पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी उसको पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि आपका 12th जो बेस है वो लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। परिस्थितियाँ बदलेगी, फिर वापस अपन लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन अभी भी आप अपना टाइम ख़राब बिल्कुल ही नहीं करें। इस चीज़ का मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आगे टॉपिक में चल रहा हूँ, संगत सिद्धांत। किसके अंदर चल रहा हूँ मैं? संगत। संगत का मतलब होता है टक्कर। तो टक्कर कैसे होती है, इस चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। या ना कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो टक्कर कैसे होती है, इस चीज़ के बारे में बात करें। तो अपन कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों को अपन एक ठोस गोले लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? ठोस गोलों के समान मानते हैं। तो अपन लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों को इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों को ठोस गोलों के रूप में माना गया। किसके रूप में माना गया? ठोस गोलों के रूप में माना गया है। यानी जो अभिक्रिया में काम लेते हैं शुरुआती, जिसको अपन अभिकारक बोलते हैं, उन अभिकारकों को अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पर? ठोस गोले। जब ये गोले परस्पर टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। क्या लिखेंगे अपन? तो अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तभी तो अभिक्रिया आगे चलती है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ठोस गोले आपस में टकराएंगे तब अभिक्रिया संपन्न होने का संकेत मिलता है। अतः 1 सेकंड में प्रति इकाई आयतन में अतः 1 सेकंड में प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को, प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को संगत आवर्ती कहते हैं। यानी 1 सेकंड में वो कितनी बार आपस में टकराते हैं, वो क्या कहलाती है? संगत आवर्ती कहते हैं। यानी अभिक्रिया जब शुरू हो गई और जिन अभिकारकों को अपन ठोस गोले माने वो आपस में टकराते हैं तो पता चलता है कि अभिक्रिया चल रही है, संपन्न हो रही है। फिर अपन टाइम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में वो कितनी बार टकराते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? संगत आवर्ती कहते हैं। और इसे
जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी संगत आवर्ती का सिंबल क्या है? जेड। इसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान बहुत ही उच्च होता है। इसका मतलब टक्कर बहुत ज़्यादा चल रही है, 1 सेकंड में बहुत बार टकरा रहे हैं। इसका मान बहुत ही उच्च होता है। जैसे अपन बात करेंगे सामान्य ताप एवं दाब पर। जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर कंडीशन क्या लगे? सामान्य ताप एवं दाब पर गैसीय तंत्र के लिए, गैसीय तंत्र के लिए जेड का मान, जेड क्या है यहाँ पर? संगत आवर्ती। जेड का मान 10 की घात 25 से 10 की घात 28 तक। अब 10 की घात 25 देखो कितना, अपन 3 जीरो लगाते हैं तो 1000 हो जाता है, 4 जीरो लगा 10,000 होता है, 5 जीरो लगाए लाख, फिर 10 लाख, ऐसे यानी अरबों खरबों की बात कर रहे हैं। जेड का मान 10 की घात 25 से 10 की घात 28 तक हो सकता है। है ना, सामान्य ताप पर यह बताया कि टक्कर कितनी बार हो रही है, अरबों खरबों, बहुत, जिसको अपन गिन ही नहीं सकते, इतनी बार टक्कर हो रही है यहाँ पर। अतः ऐसी अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में संपन्न होती है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में संपन्न होती है, यानी इनको टाइम बहुत कम लगता है। इन अभिक्रियाओं को सब कंप्लीट होने में टाइम ही बहुत ही कम लगता है। परंतु अब ऐसा नहीं कि सब की सब अभिक्रियाएं जो इतनी फास्ट चलती है, कुछ अभिक्रिया ऐसी है वो धीरे भी चलती है, परंतु कुछ अभिक्रियाएं धीरे धीरे संपन्न होती है। परंतु कुछ अभिक्रियाएं धीरे धीरे संपन्न होती है। या ना, रसायन में ये चीज़ तो ज़रूर आपको समझ में आ रही होगी कि हर अभिक्रियाओं का अपना अभिक्रिया वेग अलग अलग होता है। कुछ अभिक्रियाएं जो फास्ट चलती है, कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही धीमे चलती है, यानी कुछ अभिक्रियाएं सेकंडों में कंप्लीट हो जाती है और कुछ अभिक्रियाएं वर्षों में कंप्लीट होती है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, तो इससे अपना सारांश क्या निकला कि न कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि संपन्न हो रही है तो उसके लिए टक्कर होनी आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? टक्कर होनी। तो अपन लिखेंगे अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए टक्कर का होना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो टक्कर, या टक्कर का होना या टकराना, या अभिकारकों का टकराना
ऐसा भी कह सकते हैं, या अभिकारकों का टकराना, टक्कर का होना कहते हैं, या अभिकारकों का टकराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी एक चीज़ दिमाग में आ गई कि आपने कह दिया भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो अभिकारक अणु टकराएंगे। अब टकराने के बाद भी ये जरूरी नहीं कि सबके सब अणु, जितने भी अणु टकरा रहे हैं सबके सब उत्पाद में बदले, कोई जरूरी नहीं ये चीज़। तो लेकिन सभी टक्कर के कारण, लेकिन सभी टक्कर के कारण उत्पाद का बनना, उत्पाद का बनना जरूरी नहीं है। है ना, हर टक्कर से उत्पाद बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उस टक्कर को अपन प्रभावी टक्कर कहते हैं। अतः जिन टक्करों के कारण जिन टक्करों के कारण उत्पाद का निर्माण होता है उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। या ना जिस टक्कर का इफेक्ट हो, कहने का मतलब, या जिस टक्कर के कारण उत्पाद बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर। अर्थात प्रभावी टक्करों की संख्या, अर्थात प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की संख्या से कुल टक्करों की संख्या से हमेशा कम होती है। आगे बात समझ में? तो संगत आवर्ती में मैंने क्या क्या बताया आपको कि एक तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों को, सबसे पहले अभिकारकों को अपन ने किस में माना? ठोस गोलों के रूप में। फिर क्या देखा? ये जो ठोस गोले हैं जब रासायनिक अभिक्रिया चलती है तो ये परस्पर क्या करते हैं? टकराते हैं, और टकराने से अपन को अभिक्रिया संपन्न की सूचना मिलती है। फिर अपन ने देखा 1 सेकंड में प्रति इकाई आयतन में कितने गोले टकरा रहे हैं, उसको संगत आवर्ती कहते हैं, जिसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान बहुत ही उच्च होता है। जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैसीय तंत्र के लिए Z का मान 10⁻25 से लेकर 10⁻28 तक हो सकता है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं बहुत ही कम मात्रा में संपन्न होती है, परंतु कुछ अभिक्रियाएं धीरे धीरे संपन्न होती है। इनका मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी है जो बहुत ही फास्ट संपन्न होती है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी है जो बहुत ही स्लो होती है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए टक्कर का होना या अभिकारकों का टकराना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि टक्कर होने पर सभी टक्करों के कारण उत्पाद बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है उस टक्कर को अपन क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर। और इन टक्करों की संख्या कुल टक्करों की संख्या से हमेशा क्या होती है? कम होती है। अब ये जो टक्कर होती है, इस टक्कर में भी 2 रुकावटें उत्पन्न होती है। यानी जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है
और ये ठोस गोले जो जिनको अभिकारक अपन कह रहे हैं, ये जब आपस में टकराते हैं तो इनमें भी दो तरह की रुकावट आती है, यानी दो तरह के इनमें भी डिस्टर्बेंस आते हैं, इनको टकराने नहीं देते हैं। वो कौन से डिस्टर्बेंस है इसकी अपन चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ पर अपन टक्कर की बात की। संगत सिद्धांत में क्या देखा अपन, अभिकारकों के अणुओं को ठोस गोलों में माना, फिर इन गोलों को टकराया, फिर टक्कर कितनी हो रही इनकी संख्या गिनी जिसको अपन आवर्ती कह रहे हैं। फिर यूजफुल टक्कर कौन सी है और नॉन यूजफुल कौन सी है। जो यूजफुल है उसको अपन प्रभावी टक्कर कह दिया। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावी टक्कर होने में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावी टक्कर होने में मुख्य दो अवरोध, मुख्य दो अवरोध उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 ऊर्जा अवरोधक। नंबर 1 अपन क्या कर रहे हैं, ऊर्जा अवरोधक। और नंबर 2 अभिविन्यास अवरोधक। एक ऊर्जा अवरोधक और दूसरा अभिविन्यास अवरोधक। अब पहले की बात करें ऊर्जा अवरोधक, उसमें अपन देख रहे हैं ऊर्जा अवरोधक। तो अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होने के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होने से पूर्व या प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। यह देहली ऊर्जा यहाँ देहली ऊर्जा एक अवरोधक का कार्य करती है। देहली ऊर्जा क्या कर रहा है, अवरोधक। यानी कोई भी अभिकारक के जो अणु हैं उन अणुओं को टकराने के लिए
खुद के पास थोड़ी ऊर्जा होनी आवश्यक है। यदि खुद के पास ही ऊर्जा नहीं है तो वो आगे टकरा नहीं सकता है। तो पहली तो रुकावट ये आ गई, यानी खुद के पास ऊर्जा होनी जरूरी है, तब टकराने से जो ऊर्जा है उसको प्राप्त होगी, उसके बाद उसकी टक्कर जो प्रभावी टक्कर हो जाएगी। तो प्रभावी टक्कर होने से पहले खुद के पास ही क्या होनी चाहिए, एक देहली ऊर्जा, जिसे पार किए बिना, जिसे पार किए बिना अभिकारक उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं। या ना खुद के पास ऊर्जा नहीं होगी तो वो टकराएंगे नहीं, और टकराएंगे नहीं तो उत्पाद भी नहीं बनेंगे। अब दूसरा आता है अभिविन्यास अवरोधक। दूसरा पॉइंट क्या है, अभिविन्यास अवरोधक, इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला अवरोधक जो था वो क्या था, देहली ऊर्जा। पहला अवरोधक क्या था, देहली ऊर्जा, और दूसरा अवरोधक है अभिविन्यास अवरोधक। तो जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा का मान, जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा से कम, देहली ऊर्जा से कम होता है, तो उन्हें प्रभावी टक्कर के लिए, अब मान लो देहली ऊर्जा से कम है और उनको प्रभावी टक्कर करवानी है, तो अपन को सक्रियण ऊर्जा के बराबर, सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी अपन को इनको यदि प्रभावी टक्कर करवानी है और इनके पास खुद के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है, तो अपन उनको कौन सी ऊर्जा देंगे, सक्रियण ऊर्जा देंगे, जो उसको उसकी देहली ऊर्जा को पार करेगी, और पार करने से वो अभिकारक अणु आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, देनी पड़ती है। तो ये दो प्रकार की जो अवरोधक थे, उन अवरोधक के बारे में अपन ने बात की। अब अवरोधक के बारे में बात करते करते लास्ट में अपने पास एक पॉइंट आया, सक्रियण ऊर्जा। क्या आया अपने पास, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, इस चीज़ को अपन देख रहे हैं। तो अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, यहाँ जो है ना सक्रियण ऊर्जा, और इसमें क्या आई थी अपने पास, देहली ऊर्जा। ठीक है ना। तो देहली ऊर्जा तो क्या होती है, जो अभिकारक अणुओं के पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसके कारण वो प्रभावी टक्कर कर सके, उसको तो अपन देहली ऊर्जा कह दिया। और देहली ऊर्जा से भी कम ऊर्जा है तो प्रभावी टक्कर के लिए उनको जो अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है, जो देहली ऊर्जा को पार कर जाए, तो उस ऊर्जा का नाम क्या है, सक्रियण ऊर्जा। तो अगली परिभाषा अपनी आएगी सक्रियण ऊर्जा। क्या आएगी अगली परिभाषा, सक्रियण ऊर्जा। तो नेक्स्ट परिभाषा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सक्रियण ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिव करने के लिए,
जो एनर्जी दी जाती है, या ना उन अणुओं के पास या अभिकारकों के पास एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से एक्टिव हो नहीं पा रहे, तो अपन उनको जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का नाम क्या है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन, तो कहेंगे अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा, अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर, जो अणुओं के टकराने पर प्रभावी, जो अणुओं के टकराने पर प्रभावी टक्कर कराने के लिए जो अणुओं के टकराने पर प्रभावी टक्कर कराने के लिए सक्रियण ऊर्जा के बराबर, सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है। सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है। या प्रभावी टक्कर कराने के लिए उत्तरदायी होती है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्तरदायी ज़्यादा ठीक रहेगा क्या? प्रभावी टक्कर कराने के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इस वजह से तो प्रभावी टक्कर कराते हैं भाई, उसके पास खुद के पास जो दहली ऊर्जा है नहीं, अपन ने उसको अतिरिक्त ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा के कारण ही वो क्या कर रही है? आपस में टक्कर खा रहे हैं, जिससे अपन क्या कह रहे हैं? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे EA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः EA बराबर क्या सूत्र बन जाएगा? ET माइनस ER। EA बराबर क्या होगा? ET माइनस ER। ET है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको अपन दहली ऊर्जा बोलते हैं, और ये रिएक्टेंट वाली हो गई। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये रिएक्टेंट एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मान ज़्यादा होगा इससे, तभी वो अणु आपस में टकराएंगे और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ ET दहली ऊर्जा, यहाँ ET को अपन क्या लिख दिया? दहली ऊर्जा, तथा ER है वो औसत ऊर्जा की लिख दिया अपन ने, यानी रिएक्टेंट के पास जो ऊर्जा ना उसको औसत ऊर्जा, और इन दोनों का जो अंतर है उसको अपन क्या कह रहे हैं?
एक्टिवेशन एनर्जी। अब सक्रियण ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो अपन हेडिंग लगाएंगे सक्रियण ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सक्रियण ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है ना। सक्रियण ऊर्जा के लिए क्या क्या बिंदु अपन को जरूरी है वो अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पहला पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा को कैलोरी या जूल में मापा जाता है। सक्रियण ऊर्जा को है ना, सक्रियण ऊर्जा जो काम में ली है उसका मात्रक क्या आता है, कैलोरी या जूल। सक्रियण ऊर्जा को कैलोरी या जूल में मापा जाता है। दूसरा पॉइंट, सक्रियण ऊर्जा को पहले अपन किस में माप रहे हैं, कैलोरी या जूल में। इसका मान निश्चित एवं स्थिर होता है। इसका मान निश्चित एवं स्थिर होता है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट अपन का इसको कैलोरी या जूल में मापते हैं, फिर अपन ने कहा इसका मान निश्चित स्थिर होता है। तीसरा कहेंगे ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट अपन देख रहे हैं, इसमें आएगा धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी यदि कोई अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम कर रहा है और वो भी किस प्रकार का उत्प्रेरक है, धनात्मक, तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका मान कम होता है, क्योंकि उत्प्रेरक खुद जो अभिक्रिया वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन लेंगे, पांचवा और लास्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं तब कि धीमी गति की सक्रियण ऊर्जा का मान अधिकतम, धीमी गति की सक्रियण ऊर्जा का मान अधिकतम एवं तीव्र गति की सक्रियण ऊर्जा का मान एवं तीव्र गति की सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। धीमी गति की सक्रियण ऊर्जा का मान अधिकतम एवं तीव्र गति की सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान दहलीय ऊर्जा के मान से कम होता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान दहलीय ऊर्जा के मान से अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये अपन था सक्रियण ऊर्जा से संबंधित टॉपिक। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की बात करेंगे। तो ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया संगत सिद्धांत, और उसमें मैंने दहलीय ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, प्रभावी टक्कर, इन अभिकारक अणुओं को अपन ने गोले माने, टक्कर करवाई। टक्कर करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती है उसको अपन ने दहलीय ऊर्जा कहा था कि न्यूनतम इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए तभी वो आपस में टकराएंगे, और जिन टक्करों के कारण उत्पाद बनते हैं उन टक्करों को अपन ने प्रभावी टक्कर कहा है।
फिर अपन सक्रिय ऊर्जा की बात कही कि भाई यदि देली ऊर्जा ही नहीं है तो अतिरिक्त ऊर्जा जो दी जाती है उसको अपन सक्रिय ऊर्जा का, फिर सक्रिय ऊर्जा का सूत्र यहाँ निकाला E बराबर ET माइनस ER। और फिर सक्रिय ऊर्जा से संबंधित क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो यहाँ के सक्रिय ऊर्जा जो उसको एक तो कैलोरी और जूल में मापा जाता है, दूसरा इसका मान निश्चित और स्थिर लेते हैं, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, धनात्मक उपस्थिति इसका मान कम होता है, और धीमी गति की सक्रिय ऊर्जा का मान अधिकतम और तीव्र गति की सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है। तो इन बातों को अपन वापस रिवाइज कर लिया। अब आप इनको अच्छी तरह पढ़ लें, नोट्स बना लें, और जब PDF भेजा जाएगा तो नोट्स से टैली कर लें और याद करते रहें साथ साथ में। धन्यवाद।